आज हम सबसे पहला तो ये पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना सब बच्चों। मान लो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप मुझे बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप बोलोगे सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि सर जिन रिएक्शनों में से एनर्जी बोले तो देखो, मान लो बच्चों मेरे पास ए है और मान लो मेरा ए किस में जा रहा है, बोलो बी के अंदर जा रहा है, और जाने के बाद ये कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगा। तो इस रिएक्शन को मैंने बोला दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, कोई रिएक्शन अपने अंदर से हीट बाहर रिलीज कर रही है, यानी कि उस रिएक्शन का ऐसा मतलब है कि सर जब, देखो बच्चों सुनना, जब ए बी में जा रहा है ना, तो ए अगर बी में जा रहा है ना, तो बी में जाते जाते अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। यानी कि रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, यहां पे लिख देता हूं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, तब रिएक्शन हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। और अगर आपने इसी हीट को इसके अंदर ऐड कर दिया बच्चों, इस हीट को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। बोलो यस और नो। आप सब मुझे बताइए, ये बात सबको समझ में आई? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब है कि, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि सर अगर ए बी में जा रहा है और हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है। लेकिन अगर मैंने यही हीट बच्चों, ये वाली हीट अगर मैं बी के अंदर डाल दूं, तो बी एन हीट लेके कहां पे चला जाएगा, ए में चला जाएगा। यानी कि हीट देने का क्या मतलब है, देखो बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दूं, इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो बच्चों आप मुझे बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद बताओ ये हीट बी को मिलेगी और रिएक्शन कहां पे जाएंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अरे रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या होता है सर, एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब रिएक्शन अपना टेम्परेचर कम करना चाहती है, रिलीज हीट रिलीज करके। रिएक्शन अपना टेम्परेचर, देखो बच्चों समझो इन चीजों को, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हमारे बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्यों होती है, क्योंकि हमें स्टेबल होना है ना, हमारे टेम्परेचर कम करना है। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बाहर से बढ़ाया, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो क्या आपको समझ में आया? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो रिएक्शन कहां पे जाएंगी, रिएक्शन जाएंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन जाएंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया सबको? बोलो यस और नो। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसके अपोजिट दूसरी चीज देखो, अगर मैं किसी एक से बी में जा रहा हूं और इसको मैं हीट दे रहा हूं, तो यानी कि ये कौन सी रिएक्शन आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्लियरली बोल सकते हो सर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएंगी, जल्दी बताओ। रिएक्शन जाएंगी सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ रही है, बोले तो हीट दे रहे हैं हम उसको, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हीट दे रहे हैं, तो रिएक्शन जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप सभी को एक बात क्लियर हो गई, मैं अब लिख दूं, देखो ये वाला सेंटेंस आपको याद रखना है। याद क्या है, मैंने समझा दिया है तो आप याद रख सकते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों, अगर मैं बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो देखो यहां पे लिख देता हूं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन आपकी जाएंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन आपकी जाएंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बच्चों यहीं पे अगर मैं अगर आपसे बात करूं, यहीं पे मैं अगर आपसे बात करूं बहुत अच्छे से, एक मिनट, यहीं पे मैं अगर बात करूं आपसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी बताओ यार। सर रिएक्शन जाएंगे आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन जाएंगे आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बोलो समझ में आया सबको, यस और नो? सबके सब एक बार बता दो मुझे, क्या ये दो चीजें आप सभी को समझ में आई कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी? ओके। हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपको सबसे पहले एक बात बोलनी है कि सर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। हाँ, अगर एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ,
देखो हाँ, आप लिख सकते हो सर। यहाँ पे देखो मैं एक आपको चीज सिखा रहा हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, तो इसका पहले मीनिंग समझो बच्चों। टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है आपका, अगर मैं मान लो मेरी कोई रिएक्शन है ए गिव्स बी, ये वाली मेरी रिएक्शन है। अब सब बच्चे ध्यान से सुनते जाओ इन चीजों को। ये मेरे पास रिएक्शन है बच्चों ए गिव्स बी, और इस रिएक्शन में बच्चों एक चीज ध्यान दे के सुनना सब। मान लो ये एक होमोजेनियस रिएक्शन है, बोले तो ये भी गैसेज है और ये भी गैस है। होमोजेनियस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक फेज में सब कुछ। और इस रिएक्शन का अगर मैं और ये थर्मल रिएक्शन है, बोले तो टेम्परेचर देने के बाद ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। मैं लिख देता हूं थर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना। चलो इनके अलावा मुझे ये बताना है कि अगर इस रिएक्शन का रेट मान लो K1 है, मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ठीक है ना। और अगर मैंने मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर मान लो T है, और T टेम्परेचर पे इसका रेट कांस्टेंट K1 है, और अभी इसी रिएक्शन का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं 10 डिग्री से। कितने से बढ़ा दूं बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस से इस रिएक्शन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो आपका रेट भी क्या हो जाएगा? रेट आपका डबल हो जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि मुझे ये बताना था कि अगर मान लो ये रिएक्शन नॉर्मल स्पीड से चल रही है, तो उस स्पीड के अगर मैंने इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर था बच्चों, थर्मल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, तो आप बोलोगे सर इस रिएक्शन का रेट या तो डबल होगा या तो ट्रिपल होगा। समझे या नहीं समझे? मैसेज करो सबके सब, क्या आप सबको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता हूं? कि जनरली देखो एक साइंटिस्ट था जिसने एक चीज ऑब्जर्व की कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होमोजेनियस थर्मल रिएक्शन के, और जब उसने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया, तो रिएक्शन का रेट था ना बच्चों, रिएक्शन का रेट था ना, या तो डबल हुआ या तो ट्रिपल हुआ। तो मैं लिख सकता हूं, उसने एक टर्म डिफाइन की, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका टेम्परेचर जो पहले था उसमें 10 डिग्री ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यानी कि रेशियो होता है दो टेम्परेचर का, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का रेशियो। अब समझ में आया बच्चों? सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, डिग्री सेल्सियस में लेना होता है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में लेना होता है। यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक रेशियो होता है सर, किसका? इनिशियल टेम्परेचर और 10 डिग्री से बढ़ाने के बाद जो टेम्परेचर था उसका। और याद रखना टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आती है जनरली 2 या 3 के बीच में आती है। मैं जनरली बता रहा हूं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 2 या 3 के बीच में आती है। यहाँ पे लिख देता हूं इन बिटवीन 2 और 3। क्या सभी को टेम्परेचर कोएफिशिएंट समझ में आया बच्चों? एक बार मैसेज करके बता तो दो, बोलो जल्दी। जल्दी बताओ। हाँ, यानी कि आप बोल सकते हो। देखो ये तो सबसे फर्स्ट थ्योरी थी, टेम्परेचर का स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो ये फाइनल हमारा पोर्शन है काइनेटिक्स का, जहां पे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और रेट का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। दूसरी बात मैंने बताया बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, जो कि टेम्परेचर और रेट का रिलेशन बताता है कि अगर आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है या रेट है वो किससे बढ़ जाएगा? डबल या ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएंगी। चलो आगे बढ़ता हूं। अभी सबसे पहले तो हुड्स आया, उसने क्या बताया? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। हुड्स ने एक रिलेशन दिया बच्चों, उसने एक रिलेशन दिया। आपको रिलेशन थोड़ा सा याद करना है। देखो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वो एक एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है ना, डिटेल में कभी पूछेगा ही नहीं। आपके सिलेबस में हुड्स लॉ नहीं है, फिर भी मैं आपको एक इनिशियल के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। है तो नहीं, लेकिन हाँ अगर ये भी आता होता ना आपको, अगर हुड्स लॉ भी आता था ना, तब भी आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। एक्चुअली वो क्वेश्चन अरेनियस इक्वेशन का था, ठीक है ना। चलो मैं पढ़ा देता हूँ अभी हुड्स एक्सपेरिमेंट। हुड ने बताया सर, अगर मैं नेचुरल लॉग लू किसका? रेट कांस्टेंट का, वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? देखना यहाँ पे लिख देता हूं, a माइनस बी बाई टी। ए बी आपके कांस्टेंट हो गए, तो आप यहाँ पे डिटेल में बिल्कुल मत जाइए। बस एक चीज याद रखो, बस एक चीज याद रखो, उसको ये बताना था रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन बताना था। समझ में आया? और इस तरह से बताया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं देखो क्या करता हूं,
अगर मैं उसने इसका ग्राफ भी बताया, आपको सिर्फ ग्राफ पे ध्यान देना है। बिल्कुल आपको ये वाला हुड्स लॉ याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। देखो ये के आपका रेट कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर, ए भी आपके कांस्टेंट है, तो उसको छोड़ दो फिलहाल, डोंट वरी अबाउट इट। मान लो अगर मुझे ग्राफ बनाना है एल एन के वर्सेस टाइम, अब 1/टाइम आएगा, ठीक है ना, 1/t, ये 1/t आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आपका आ जाएगा वाई एक्सिस, ये बच्चों ये आ जाएगा, देखो ये देखो, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, b/t को मैं लिख सकता हूं कैसे, कैसे सर, b को आगे लाओ 1/t ऐसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा आपका m और ये आ जाएगा आपका x, तो आप बोलोगे सर x एक्सिस पे 1/t, बच्चों y एक्सिस पे ln के, और अब मुझे बताओ b हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, ऐसे देखो इधर से कट करता आएगा और ये आपका हो जाएगा a c, इसको हम बोलते हैं ना c, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर से कट करेगा, और स्लोप आपका निगेटिव है, यानी कि यहाँ पे स्लोप आ जाएगा आपका -b। तो देखो एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, डोंट वरी, आपको कुछ समझे ना समझे एक चीज समझ लो कि आपको अगर ग्राफ पूछा जाए ln के वर्सेस कौन सा ग्राफ हम निकालते हैं 1/t, वो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ये बात आप दिमाग में उतार लो। इसका ग्राफ मैंने कैसे निकाला सबको समझ में आ तो गया होगा अच्छे से, वो mx प्लस c का मैंने इक्वेशन यूज किया, बस इतना समझ में आया ln के और 1/t का वर्सेस ग्राफ निकालते हैं हम, समझ में आया, अभी हम ln के और 1/t वर्सेस ग्राफ निकालते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो दूसरी बात, देखो हुड्स ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था, नहीं हमारे सिलेबस में नहीं वहां से कोई क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था वेंट ऑफ। अब बहुत ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम जब चैप्टर हम पढ़ते थे या किसी ने थोड़ा बहुत तो भी पढ़ा होगा, तो वेंटॉप ने एक इक्वेशन दिया हमने, बस इस इक्वेशन को आप देखो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से थोड़ा बहुत आ जाएगा तो हम कर लेंगे। देखो वेंटॉफ ने एक इक्वेशन दी, के सी आई क्यू आई कोई नहीं पूछेगा आपसे, उस इक्वेशन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन देखो, डी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वेयर। थोड़ा सा इसको एक मिनट सॉरी, देखो थोड़ा इस इक्वेशन को याद मत करो, हो जाएगा याद, ठीक है ना, ये अपने आप याद हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप सबको पता है सर ये के आपका रेट कांस्टेंट नहीं है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ में आया सबको, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल उसकी बातें नहीं करेंगे। डेल्टा एच आपको पता है एंथैल्पी होती है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब यहाँ से आपको कोई इक्वेशन नहीं आने वाला, बस इस इक्वेशन को एक बात देख लो। हाँ अब देखो इस इक्वेशन से जो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट था उसने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, ये तो एज इट इज रहने दिया, देखो डी एल एन इक्विलिब्रियम की जगह पे उसने अपना रेट कांस्टेंट लिया, डिवाइडेड बाय डी टी एज इट इज। ध्यान से सुनना बच्चों, उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हटा के क्या कर दिया, वहां पे अपना रेट कांस्टेंट लगा दिया, दिस इज द डिफरेंस। बच्चों इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसको हटा के उसने रेट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि अरेनियस ने क्या किया, खुद ने इतनी मेहनत नहीं की, मैं बता रहा हूँ मेहनत तो सब करते, लेकिन इसने क्या किया, वेंटॉप का जो इक्वेशन ऑलरेडी था उस इक्वेशन में उसने क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हटा के वहां पे कौन सा कांस्टेंट लगा दिया, रेट कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज योर के, उसको हम अच्छे से जानते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंथैल्पी जो होती है ना बच्चों उसको हटा के वहां पे उसने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगा दिया, डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वेयर। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनना अभी, तो क्या आप समझ में आ गया, डेल्टा एच, और देखो यहाँ पे डेल्टा एच को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस। पहले बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताओ, ये बात क्लियर हो गई, हम एंथैल्पी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल सकते हैं, ऐसा अरेनियस ने कहा फॉर दिस इक्वेशन। चलो एक बात तो क्लियर है कि आज अगर कोई बोल दे कि एंथैल्पी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लिख सकते हैं, तो आप बोलना बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये अरेनियस ने हमें बोला था, अरेनियस बाबा ने बोला था। अब ध्यान से सुनना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या, देखो सिंपल है, मान लो ए और बी की मुझे रिएक्शन करवानी है, तो मुझे इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी और इसको भी कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये रिएक्ट हो, समझ रहे हो आप, ऐसे थोड़ी ना रिएक्ट हो गए, अरे इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इनको प्रोवाइड करते हैं ना रिएक्ट होने के लिए, बच्चों ध्यान देना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने के लिए, ध्यान से सुनना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने के लिए
जो एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड करते उस एनर्जी को हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट, उन दोनों को एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या डी एल एन के रेट कॉन्स्ट डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए बाय आर टी। क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब समझ में आया सबको? क्या ये वाले इक्वेशन सबको याद हो जाएंगी? मैसेज करके बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, इक्वेशन याद हो जाएंगी? अब सुनो, आप सुनो हाँ अच्छे से, ओके। अब देखो इसको मैं अगर इंटीग्रेशन करूं तो आपने पढ़ा होगा कि सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था, फाइनल वगैरह। देखो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक चीज को अभी यहाँ पे लाइन लिख देता हूं, इसका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, इंटीग्रेटेड, देखो कोई जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ काइनेटिक्स आपके सारे इक्वेशन हो जाएंगे, आपको अभी डेरिवेशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा डेरिवेशन की, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको ये वाला याद। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड फॉर्म, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये कहां से आए, क्यों आया नहीं पता, डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं ज्यादा ढूंढने की। बस ये इक्वेशन आपको किसी भी हालत में, आपको मैंने बताया अगर अरेनियस, अरेनियस क्या बताता है बच्चों, सिंपल है, अरेनियस ने टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताया। मैं वापस से बता रहा हूं, अब हम एक ही चीज का स्टडी कर रहे हैं बच्चों, अभी अभी जो स्टडी कर रहे हैं ना वो किसका कर रहे हैं बोलो, कि सर ये आपका, हाँ ये बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा बता दूंगा मैं, ये कोई ये कॉन्सेंट्रेशन वगैरह नहीं, मैं थोड़ा रुक जाओ बता दूंगा, ठीक है ना, बस थोड़ा रुक जाओ बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको एग्जैक्टली एक ही डेफिनेशन बता दूंगा, बस एक थोड़ा सा, ठीक है ना। पहले बात आप ये बात समझो, यहाँ पे एक बात समझो, आपको अगर कोई पूछे अरेनियस इक्वेशन का क्या मोटो है तो आप बोलोगे सर उसका एक ही मोटो है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताना। अब ये थी डिफरेंशियल फॉर्म यानी कि डेरिवेटिव वाली, तो कभी डिफरेंशियल फॉर्म पूछ ले तो लिख देता हूं दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, जो वेंटॉप से ली। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये मिला, यानी कि दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। बच्चों क्या आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड फॉर्म, इसको घर पे 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे बढ़े, अभी देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, ये थी इंटीग्रेटेड फॉर्म। अब आप क्या करो, आप देखो मेरी बात सुनो, आप क्या ऐसा नहीं कर सकते क्या, इसको इधर उठा के लेके आओ तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एल एन के माइनस एल एन ए, बहुत अच्छे, इज इक्वल टू आ जाएगा सर माइनस ई ए बाय आर टी। चलो यहां तक सबको समझ में आया बच्चों, मैसेज करो हाँ या ना, यहां तक सबको समझ में आया, सबके सब मैसेज करो। और इसको मैं लिख सकता हूं एल एन ए माइनस बी, तो ऊपर आ जाएगा एल एन के, देखो ऐसे इसको लिख सकता हूं एल एन के बाई ए इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी। चलो यहां तक की बातें समझ में आई सबको, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे दमयंती मैं क्या बता रहा हूं कि उसका बहुत लॉन्ग डेरिवेशन है, मैं बस बता रहा हूं आपको कि आपको सीधा इक्वेशन को याद करना है, ठीक है ना। देखो डिफरेंशियल फॉर्म से हम जब इंटीग्रेशन में आते हैं तो वहां पे 8-10 स्टेप्स है जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं, वहां पे आपको समझ में आएगा कि आर टी स्क्वायर से आर टी कैसे आया, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ डिटेल में मत जाओ, आपसे कोई नहीं पूछेगा, हाँ कोई पूछेगा ही नहीं, जहां पे मैं बता रहा हूँ ना, जहां पे आपको क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं बता दूंगा। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है और पहले वाले डिफरेंशियल फॉर्म थी, समझ में आया अभी। और डिफरेंट इसका जब हमने उसका इंटीग्रेशन लिया ना तो ये स्क्वायर वगैरह सब हट जाता है, बहुत लॉन्ग, कोई जरूरत नहीं है, ये भी कोई जरूरत नहीं स्टेप्स याद रखने की, बस मैं समझा रहा हूं आपको, ये वाला याद होगा है सबको। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान देखो, अब आपको पता है सर एल एन उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, एल एन उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सब मैसेज करके बताओ। मैंने बताया था एल एन को अगर उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, आप सब बताओ, करो मैसेज। सर के, हाँ ई हो जाएगा, बहुत अच्छे सर, के बाय ए इज इक्वल टू आ जाएगा ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ये बताया था मैंने। यानी कि सर अगर मैं, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर का भी बताया था, आपको याद आया कुछ, सर एल एन अगर इधर ले जाओ तो ये मतलब बन जाएगा ई रेस टू माइनस आर टी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के को इधर ही रखता हूं मैं, तो के इज इक्वल टू ए उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी।
जल्दी बताओ, ये वाले इक्वेशन सबको आ गए अभी? ये वाली इक्वेशन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज मैं बता रहा हूं एग्जाम में एज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा काइनेटिक्स में आपको मेहनत नहीं करवाना, थोड़ी बहुत आपको याद करने की चीजें बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन इजीली हो जाए, ठीक है ना। देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको देखो अरेनियस के 3 इक्वेशन है, अरेनियस के 3 इक्वेशन है। अब आपको क्या जरूरत है बाकी चीजें याद रखने की? सबसे पहले तो ये वाली देखो, डी ln ऑफ रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूं ई ए बाय आर टी स्क्वेयर, ये थी डिफरेंशियल फॉर्म, यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज योर डिफरेंशियल फॉर्म। दूसरी बात देखो ये वाला ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, ये थी हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म, यहाँ पे लिख दू दिस इज योर इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म। चलो 2 फॉर्म सबको याद हो जाएंगी। और तीसरी बच्चों क्या बताया, बताओ मुझे सर, तीसरी फॉर्म तो बहुत आसान है, क्या? k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। क्या आप सभी को 3 फॉर्म याद हो गए? बोलो। इस देखो यहां से यहां तक जाना आपको आता है, ठीक है ना, यहां से यहां तक जाना आप सबको आता है। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा, मैं बता रहा हूं एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि अरेनियस में से इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या फिर से बताओ, क्या बताओ जल्दी बताओ, कौन सी चीज फिर से बताओ, कौन सी चीज फिर से बताओ, बोलो जल्दी, कौन सी चीज बताओ। हाँ अरे, ये मैंने बस इतना ही बताया कि अरेनियस इक्वेशन के 3 फॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो हाँ हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो देखो अरेनियस इक्वेशन के 3 फॉर्म होते हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्म, उसके बाद ये इंटीग्रेटेड फॉर्म, और बच्चों ये वाला होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। अब अभी आपको मैंने क्या बताया कि ये वाला आपको बिल्कुल याद रखना है, मैं बता रहा हूँ कोई कंसेप्ट नहीं, इसको बिल्कुल याद रखो। इंटीग्रेटेड फॉर्म को भी एज इट इज याद रख लो, मैं पहली बार ऐसा बता रहा हूँ कि इसको याद रखो, क्योंकि यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। तीसरी बात देखो, देखो ये वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म है k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, मैंने बस इतना ही बताया था, ठीक है ना, रिजॉइन होने से पहले इतना ही बताया था, समझ में आया? अभी ये 3 इक्वेशन आपको अरेनियस के याद ही होने चाहिए। हो गया अभी क्लियर? बोलो। हाँ, अब एक बात समझो, ये तीनों इक्वेशन याद करो, 3-4 बार लिख के निकल हो जाएंगे। आपने पढ़ा k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। बच्चों ई होता है आपका एक्सपोनेंशियल, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल, आप सबको पता है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल। और बच्चों ए होता है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ए का मतलब आपको समझ में आया, इसकी वैल्यू गिवन होगी, डोंट वरी, ए समझ में आया, इट इज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और के होता है आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। तो अब सुनो अभी अच्छे से, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि मुझे बस इतना ही बताना था। क्या? देखो बच्चों, मुझे क्या बताना था कि आरएनएस के 3 इक्वेशन होते हैं। सबसे पहला तो डिफरेंशियल फॉर्म, दूसरा होता है इंटीग्रेटेड फॉर्म, और बच्चों तीसरा होता है कौन सा, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ए क्या होता है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। उसके बाद आपको बाकी तो एज इट इज क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब वो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशियल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटीग्रेटेड फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने ये वाली चीज देखी, कौन सी ये वाली, ये कौन सा इक्वेशन है बताओ, ln k इज इक्वल टू, ये कौन सा फॉर्म है जल्दी बताओ, ln a माइनस ई ए बाय आर टी। बताओ बच्चों ये कौन सा फॉर्म है आपका, मैसेज करके बताओ मुझे, इंटीग्रेटेड है या डिफरेंशियल है या एक्सपोनेंशियल? तो आप बोलोगे सर हाँ इंटीग्रेटेड फॉर्म है, मैं बता रहा हूं इतनी बार लिख दूंगा ना आपको याद हो जाएगा, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो अब मुझे बताओ सर, ये अगर y है हमारा ln k, ये y है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूं तो आ जाएगा सर ई ए बाय आर, और हमारा 1/t थोड़ा अलग चला जाएगा इस तरह से, ये t को मैं अलग लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, 1/t को मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है ना, बाकी तो सेम है। तो अब मुझे बताओ सर, लिख सकते
y इज इक्वल टू सर mx, ये x एक्सिस पे 1/t आ जाएगा, mx और ये c, तो आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाओ। सर c आपका पॉजिटिव है तो ऊपर से कट करेगा, और c पे लिख दूंगा मैं ln a। सर y एक्सिस पे आपका ln k है और x एक्सिस पे आपका बच्चों 1/t है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ ग्राफ, स्लोप हमारा माइनस है ना, तो नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से देखो स्लोप ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, आप लिखोगे सर माइनस EA/r, ये बन जाएगा आपका स्लोप। क्या सभी को ये वाला ग्राफ समझ में आया? ln k वर्सेस 1/t, मैसेज करो हाँ या ना, जल्दी से जल्दी बताओ। आरएनएस का ये वाला ग्राफ सबको समझ में आया, इंटीग्रेटेड फॉर्म का ग्राफ। मैं हर एक फॉर्म का ग्राफ पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा बच्चों। इंटीग्रेटेड फॉर्म का ग्राफ समझ में आया? चलो सबको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफिकेशन में देखो मॉडिफाई कैसे करता हूं, आप सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इनको लॉग में कन्वर्ट करो, तो आप सबको पता है सर जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे सर 2.303, बोले तो सर 2.303 लॉग, सर 2.303 लॉग ए। अब आप क्या करो सर, आप क्या करो, सब इनको देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो देखो मैं सिंपल सिंपल बता दो आपको सब, देखो सीधा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लो ln k इज इक्वल टू ln a, इस तरह से मैं सीधा बताता हूँ, याद रखना। जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है ना, तो सबसे पहले इनको 2.303 लॉग लिख लेंगे, 2.303 लॉग इसको भी। लेकिन आपको एक चीज पता है, हमें दोनों तरफ से अगर 2.303 को हटाना है तो हम क्या कर देंगे, 2.303 से क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। बस एक चेंजमेंट आपको करना है, बाकी तो आप लॉग लिख लो इधर, क्योंकि वो तो देखो ln का लॉग में आ जाएगा, इस तरह से मान लो लॉग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो 2.303 लिख देता हूँ भाई, 2.303। अब आपको पता है अगर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, अगर आपको सिर्फ लॉग चाहिए तो आप बोलोगे सर यहाँ पर और यहाँ पर किससे डिवाइड करो, 2.303 से डिवाइड करो, 2.303 से डिवाइड करो, तो आप बोलोगे सर डिवाइड करने के बाद ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सर इसके नीचे आ जाएगा 2.303। अब समझ में आया सबको मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि बस यहाँ पे आपका डिवाइड सबको होगा ना, ऐसा थोड़ी ना एक को होगा डिवाइड, डिवाइड तो सबको होगा ना 2.303, तो इनका तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इनका तो एज इट इज रहेगा। तो याद रखना ln से जब लॉग में आएंगे तब एक चीज याद रखना, ग्राफ तो सेम आएगा, कौन सा, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ, log k वर्सेस बच्चों ग्राफ तो सेम रहेगा, log k वर्सेस 1/t, स्लोप भी सेम रहेगा, लेकिन याद रखना आपका स्लोप लिखते समय लिखना माइनस EA/2.303 r, समझे या नहीं समझे? और अगर यहाँ पे मैं ln की बात करूं तो ln में ग्राफ कौन सा था, माइनस EA/r, तो बस 2.303 नहीं था बच्चों। समझ में आया सबको? स्लोप समझ में आया सबको, किस कब स्लोप क्या लिखना है, स्लोप क्या लिखना है। अब क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन समझो बच्चों, खतरनाक क्वेश्चन। आप यहाँ पे लिख देता हूँ, नीट के 2022-21 में आ सकता है, इस साल आने के चांसेस है, कि अगर पूछ ले log k वर्सेस 1/t, इनका ग्राफ में जो स्लोप होगा उस स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर स्लोप आपका आ जाएगा माइनस EA/2.303। इसको याद बिल्कुल मत करना, आपको मैंने इक्वेशन पढ़ाया है उससे ये निकाल लेना। अरे इक्वेशन पढ़ाई ना मैंने, log k वर्सेस 1/t का स्लोप ये वाला होगा। और अगर मैं यहीं पर ln लिख दूं बच्चों, यहीं पर मैं ln लिख दूं इस तरह से ln, तो आप बोलोगे सर 2.303 को हटा दो। क्या आप सभी को स्लोप फाइंड आउट करते आ गया? मैसेज करके बताओ, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। स्लोप बताओ, ln log k वर्सेस 1/t का स्लोप बताओ, ln k वर्सेस 1/t का स्लोप बताओ। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस, मैं बता रहा हूँ 100% चांसेस है इन क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या कर देता हूं, चलो यहां तक सबको समझ में आया? मैसेज करके बताओ, यहां तक की सारी बातें सबको क्लियर है बच्चों? मैसेज करो यस और नो। अभी तक मैंने क्या बताया सर? अभी तक आपने हुड्स एक्सपेरिमेंट का ग्राफ बताया, टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया बोलो बच्चों, उसके बाद मैंने वेंट ऑफ इक्वेशन बताई, देन आरएनएस के 3 फॉर्म बताए, उसके बाद मैंने बताया ग्राफ बिटवीन ln और log वर्सेस 1/t और उनके स्लोप बताए। अब मान लो किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है और उसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, अगर मैं उसी रिएक्शन को अगर मैं
K2 उसका रेट, अगर उसका टेम्परेचर T2 कर दूं तो उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो याद रखना, अब बहुत ध्यान से सुनना। अगर हमें किसी एक ही रिएक्शन का, मैं दो टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, अगर मुझे टेम्परेचर 1 पता है, K1 पता है और K2 पता है, तो मैं, या फिर मैं बताऊं T2 पता है। बच्चों हमें ये तीन चीजें भी पता होगी ना हमें, तो सुनना अच्छे से, हम ये फोर्थ वाली चीज निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, तो याद रखना, इसके लिए एक इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, सुनो अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है, अगर आपको दो दो टेम्परेचर देखो, K1 गिवन है, K2 गिवन है, T1 गिवन है, तो आप T2 निकाल सकते हो। इसके लिए आपको एक इक्वेशन में बताता हूं, सुनना अच्छे से। बच्चों आपने पढ़ा, देखो मैंने क्या पढ़ा है, ln ऑफ क्या पढ़ाया, K2 बाय, आए क्या है, रुक जाओ, सुनो यहाँ पे देखो, इसको मैं बता देता हूं आपको, डी ln ऑफ K बाय dt, ये डिफरेंशियल फॉर्म हमने पढ़े बच्चों, EA बाय RT स्क्वेयर। अब इस डिफरेंशियल फॉर्म को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, तो एक और इक्वेशन यहाँ पे आएंगी आपको। यहाँ पे देखो, जब मैं ये चेंज वाली वैल्यू पुट करूंगा ना, तो एक इक्वेशन आएंगी, आप उसको सीधे याद कर लो। मैं बता रहा हूँ इक्वेशन कौन सी आएंगी, देखो ये वाली इक्वेशन, देखो ना अच्छे से, मैं ln के टर्म में लिख रहा हूँ, ln ऑफ K2 बाय K1, बहुत बार आपने देखी भी होगी, इज इक्वल टू EA बाय R, और अंदर की तरफ मैं लिख देता हूं 1 बाय T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर आपको एक ही रिएक्शन के दो टेम्परेचर दे दे, एक रेट कांस्टेंट दे दे, मतलब इतनी चीजें दे दे आपको, देखो K1 दे दे, T1 दे दे, T2 दे दे, और K2 फाइंड आउट करने के लिए पूछे, या फिर चारों दे दे, मैं बता रहा हूं चारों दे दे, और EA फाइंड आउट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछे आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो ये वाली इक्वेशन आपको वहां पर लगानी है। इस इक्वेशन को एक बार अच्छे से देख लो, इक्वेशन कहां पे लगाने है मैंने वो भी बता दिया आपको, कि K1 दे दे, T1 दे दे, T2 दे दे, K2 पूछे, या फिर चारों दे दे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछे। ऐसे प्रॉब्लम में इस इक्वेशन को याद करना, ये अरेनियस की मॉडिफाइड इक्वेशन है, ये भी अरेनियस की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे लिख लेता हूं, मॉडिफाई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया उसने। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन अगर आपको याद हो गई, तो मैं इसके थोड़े से आपको थोड़ी चीजें बता देता हूं। देखो ln क्या था आपका, K2 बाई K1 था, इज इक्वल टू क्या था, EA बाय R, उसके बाद बच्चों 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आपको सारे इक्वेशन अच्छे से लर्न करने हैं, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सॉल्व करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सर T2 माइनस क्या आ जाएगा, T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ऐसे भी लिख सकते हैं आप सब इसको, EA बाय R इज इक्वल टू ln ऑफ K2 बाय K1। बच्चों समझ में आया, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। आगे देखो, अभी चलो इसको थोड़ा सा लॉग में कन्वर्ट कर देते, छोड़ो इसको हटा देता हूं मैं, दोनों का मतलब, इसको लॉग में कैसे करोगे आप खुद बताओ यार, खुद बता दो सबके सब। लॉग के लिए मैं क्या करूं, सर कुछ मत करो, सिर्फ इसको लॉग लिख दो, K2 बाय K1 लिख दो, और EA बाय R को किससे मल्टीप्लाई करो, 2.303 R, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये इक्वेशन आपको बहुत, हाँ बहुत अच्छे अदिति, इनको अच्छे से ध्यान देना, आपका सारा काम हो जाएगा बच्चों। चलो मुझे एक बात बताओ, अब आप थोड़े बहुत, मैंने बताया थोड़े बहुत रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैंने वापस से आपको कौन कौन सी चीजें बताई, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, एक बार आप रिज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, एक बार रिज्वाइन कर लो।